नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। फर्स्ट चैप्टर्स आपने अच्छे से पढ़ लिया हो तो हम सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। सेकंड चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। इसके अंतर्गत मैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर करवाऊंगी। उसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा और प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, नोट्स के साथ है। आपको ईजिली हर एक चीज़ समझ आ जाएगी। हिस्ट्री थोड़ी टफ लगेगी बट धीरे धीरे आप कंटेंट को सही से पढ़ोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस और सारी क्वायरीज भी दूर हो जाएंगी। ये हमारा सेकंड चैप्टर है, इसके सारे वीडियोस मैं आपको देती रहूँगी। अभी ये फर्स्ट पार्ट है, इसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, परफेक्ट पढ़िए, एग्ज़ाम टाइम आने वाले। बेस्ट ऑफ लक। 11वीं क्लास की 11th की हिस्ट्री की बुक का ये सेकंड चैप्टर है, लेखन कला और शहरी जीवन। इसके अंतर्गत हम शहरों के बारे में पढ़ेंगे और उसकी लेखन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बात करते हैं। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है, पहले इसको जानते हैं। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस तथा पोटोमस से मिलकर बना है। मेसोस का अर्थ मध्य होता है और पोटोमस का अर्थ नदी होता है, अर्थात दो नदी के मध्य बसा हुआ क्षेत्र या बसी हुई सभ्यता को ही मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जानी जाती है। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। मेसोपोटामिया दो नदी दजला व फरात के बीच में स्थित है। याद रखना, एक है दजला और एक है फरात। इन दो नदियों के बीच में बसी हुई थी तथा ये इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, समृद्ध साहित्य, गणित तथा खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की सभ्यता को लिखी व पढ़ी दोनों गई है। इस शहर के जो दक्षिणी भाग है उसको सुमेर या अकद कहा जाता था तथा 2000 ईसा पूर्व के बाद बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था और तुरंत बाद ही उस दक्षिणी भाग को बेबीलोनिया के नाम से भी जाने जाने लगा। लगभग 1100 ईसा पूर्व में असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया। तब उस क्षेत्रों को असीरिया कहा जाने लगा। वहाँ की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन यानी सुमेरी थी। समय के साथ साथ अकदी भाषा लोगों को आने के बाद सुमेरी भाषा का स्थान अकदी ने ले लिया। मतलब कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वहाँ की जो भाषा थी वो सुमेरियन थी। धीरे धीरे समय समय के साथ साथ जब अगदी लोग वहाँ पर प्रवेश कर गए या वहाँ पे बसना शुरू कर दिया तो सुमेरी भाषा की जगह अकदी भाषा ने ले ली। अगेन मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो अर्थ है, 1400 ईसा पूर्व में अरामाइक भाषा का भी प्रवेश हो गया। ये भाषा हिब्रू से मिलती थी और आज इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। अरामाइक जो भाषा है वो वर्तमान समय में भी इराक में बोली जाती है। मेसोपोटामिया पुरातात्विक खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में हुई। दो स्थल उरुक व मारी थे जिन पर उत्खनन का कार्य चलता रहा, वो भी कई दशकों तक चलता रहा। याद रखना, दो स्थल थे, पहला उरुक और दूसरा मारी। इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। इन दो शहरों में खुदाइयाँ शुरू हुई थी, उत्खनन का कार्य शुरू हुआ था, किसी शासक द्वारा करवाया गया था और ये 1840 के दशक में शुरुआत हो गई थी और ये कई दशकों तक चलती रही थी। मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति। मेसोपोटामिया इराक गणराज्य का हिस्सा है। इसका जो पूर्वोत्तर भाग है वो हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान से बसा हुआ है। वहाँ पर झरने हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जंगली फूल, सब कुछ है। वहाँ पर अच्छी फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में वर्षा भी होती है और वहाँ की जो कृषि है, वहाँ पर कृषि की जो पैदावार है वो भी बहुतायत मात्रा में की जाती है। खेती की शुरुआत लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास का मैदान है। पशुपालन और खेती के लिए वो जो रास्ता है, जो वो जगह है वो काफ़ी अच्छा है। सर्दियों की वर्षा के बाद वहाँ पे भेड़ बकरियाँ आती है चरने के लिए। जो बचा खुचा घास घूस होता है उसको बकरियाँ अपने भरण पोषण के लिए उपयोग करती है। पूर्व में दजला नदी पहाड़ी प्रदेशों में जाने वाले परिवहन का अच्छा साधन है। हमने उत्तर पूर्वोत्तर की बात कर ली, हमने दक्षिण की उत्तर भारत उत्तर की बात कर ली। अब पूर्व में जो दजला नदी है वहाँ पे एक परिवहन का एक अच्छा साधन है कि वहाँ से परिवहन के माध्यम से हम किसी दूर दराज के स्थानों पर जा सकते हैं। अब दक्षिण की बात कर लेते हैं। दक्षिण भाग एक रेगिस्तानी इलाका है और यही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों
तथा लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। मतलब कि दक्षिण भाग में ही लेखन कला का और नगरों की स्थापना शुरू हो गई थी। इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी, क्योंकि दजला व फरात नदी उत्तरी पहाड़ी से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रही। जब इन नदियों में बाढ़ आती है अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है, तब ये उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती है, जिसके कारण वह इलाका रेगिस्तानी या रेतीला हो जाता है। और अब हम आगे पढ़ते हैं शहरीकरण के बारे में। शहरीकरण या फिर हम कह सकते हैं मेसोपोटामिया में वहाँ की शहरीकरण की महत्वता क्या थी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शहरों और नगरों में लोगों की संख्या बहुतायत में होती है, क्योंकि वहाँ पर औद्योगिकरण का विकास हो जाता है। वहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग जाती है, जिसके कारण लोग गाँव से खींचकर शहरों में जाते हैं। अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों के कारण किसी एक स्थान पर जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है। यदि शहर में अर्थव्यवस्था अच्छी है या आर्थिक सुविधाएं अच्छी है, तो वहाँ का जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है, वो बढ़ जाएगा अपेक्षाकृत गाँव से, जिससे कस्बे बसने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बों में रहना, इकट्ठे रहना एक वाजिब है, और वो अपने फ़ायदेमंद के लिए रहते हैं, क्योंकि गाँव में उतना रोज़गार प्राप्त नहीं होता है। केवल कृषि के अलावा शहरों में कृषि को छोड़कर और सारे अन्य गतिविधियाँ की जाती हैं, जिससे उनको रोज़गार मिल जाता है और जो उनके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होता है। शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन तथा तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका। शहरीकरण का महत्व में सबसे इम्पोर्टेंट था श्रम विभाजन। शहरों में श्रम विभाजन की विशेषताएं पाई जाती है। वहाँ पर श्रमिकों द्वारा अलग अलग कामों को विभाजित कर दिया जाता है, और वहाँ पर जो लेन देन की प्रथा भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होती है। शहरों में एक सामाजिक संगठन का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ईंधन, धातु, पत्थर या लकड़ी जैसे अन्य वस्तुओं के लिए संगठित व्यापार का होना ज़रूरी है। यदि किसी के पास वो चीज़ नहीं है, तो वो वहाँ से संगठन के द्वारा ही उस चीज़ को इकट्ठा कर सकता है। शहरों में अनाज तथा अन्य खाद्य पदार्थ गांव से ही आते हैं, क्योंकि गांव में कृषि की जाती है और कृषि के पैदावार वस्तुएं शहरों में जाती है और शहरों में जाकर बेची जाती है। ये वर्कासेस आप अपनी बुक में देख सकते हैं। उरुक नगर में 3000 ईसा पूर्व में सफ़ेद संगमरमर से इस तरह का एक शेर बनाया गया था। इसकी जो आंखें थी और भुएं थी, उसे नीले लाजवर्द और सफ़ेद सीपी और काले डामर की जुड़ाई से बनाई गई थी। सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ था, जो गहने पहनाने के लिए बनाया गया था, और ये मूर्ति एक विश्व प्रसिद्ध मूर्ति के नाम से जानी जाती है। अर्थात ये जो मूर्ति थी, इसकी सुंदरता इतनी ज़्यादा थी, जो इसकी बनावट इतनी ज़्यादा प्यारी थी कि इसको विश्व प्रसिद्ध नमूना भी कहा जाता है। ये एक कठोर पत्थर में तराशा गया था। ये काफ़ी अधिक दूरी से लाया गया था, अर्थात कि जो ये पत्थर है, इसको बहुत अलग अलग देशों से इकट्ठा करके लाया, क्योंकि जो आँखें हैं, जो बोए हैं, वो लाजवर्द से बने हैं, नीले से बने हैं, काले अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनाया गया था। तो इन पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए दूर दराज के स्थानों पर जाना संभव था। मेसोपोटामिया में माल की आवाजाही। मेसोपोटामिया में हमने शहरीकरण के बारे में बात कर ली। शहरों में गांव से अनाज आता था और उसका उपभोग शहरों में किया जाता था। वहाँ पर श्रम विभाजन की हमने बात की थी कि शहरों में श्रम विभाजन होता है। अब मेसोपोटामिया में माल की आवाजाही। मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन की कमी बिल्कुल नहीं थी। वहाँ पर खाद्य की आपूर्ति मात्रा में हो जाती थी, लेकिन वहाँ पे खनिज पदार्थों की कमी थी, जैसे कि तांबा हो गया, मुद्राएं हो गई, औजार बनाने के लिए तांबा, चांदी, सोना, अलग अलग तरह के जो संसाधन थे, उन सब की अभाव थी। औजार, मुद्राएं, आभूषण आदि बनाने के लिए कुछ धातुएं उपलब्ध नहीं थी, जिनको लाने के लिए अलग अलग देशों से संपर्क करना पड़ता था, अलग अलग देशों से संगठन बनाना पड़ता था, ताकि वह चीज़ उस देश में भी आ सके। इसलिए प्राचीन काल में मेसोपोटामिया के लोग शायद लकड़ी, तांबा, सोना, चांदी और विभिन्न किस्म के पत्थरों को तुर्की, ईरान या खाड़ी पार के देशों से मंगवाते थे। क्यों भाई? क्योंकि मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। खाद्य संसाधन की नहीं थी, किंतु खनिज संसाधनों की कमी थी। इसीलिए वह 3 देश हैं, ईरान और तुर्की और एक खाड़ी पार देश, जो खाड़ी के उस पार देश हैं, उनसे वे सारे इस प्रकार के पत्थर मंगवाते थे। उसके बदले ये उनको अनाज देते थे, जो भी खाद्य पदार्थ होता था उनको ये देते थे, क्योंकि वहाँ पर खाद्य की आपूर्ति अच्छी मात्रा में नहीं हो पाती थी। इन सभी प्रदेशों में खनिज पदार्थ की कमी नहीं थी, किंतु किसकी नहीं थी? तुर्की, ईरान, खाड़ी पार के देशों में
खनिज पदार्थों की कमी बिल्कुल नहीं थी, किंतु खेती करने की बहुत कम गुंजाइश थी, क्योंकि वहाँ पे उपजाऊ भूमि इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वहाँ पे खेती की जा सके। और मेसोपोटामिया में खेती बहुतायत मात्रा में होती थी, जिसके कारण वे लेन देन का ये हिसाब किताब करते थे। मेसोपोटामिया में आने वाली वस्तुओं के बदले इन देशों की कृषि उत्पादित वस्तुएं भेजते थे। मेसोपोटामिया में जो भी प्रकार की धातु या वस्तु या पत्थर आते थे, मेसोपोटामिया के लोग उसके बदले तुर्की, इराक और खाड़ी पार देशों को खाद्य पदार्थ या खाद्य वस्तुएं देते थे। मेसोपोटामिया का व्यापार तुर्की, ईरान तथा खाड़ी पार के देशों के साथ था, इसलिए एक अच्छी परिवहन व्यवस्था का होना भी आवश्यक है। क्यों? जब किसी भी अलग देश से आप व्यापार करते हो तो उसके लिए परिवहन होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पुराने टाइम पे लोग जानवरों का प्रयोग करते थे परिवहन के लिए, उनके पीठ पर सामान को लाद कर अन्य देशों में ले जाया जाता था। किंतु जो पीठ पर जो भी बैलगाड़ी, गधा गाड़ी, जो भी गाड़ी थी, उसमें ले जाने का खर्चा काफ़ी ज़्यादा आता था, क्योंकि उनके पशुओं को भी चारा डालना पड़ता था, जिससे कारण खर्चा कुछ ज़्यादा ही आता था। तो मेसोपोटामिया के लोगों ने अपना दिमाग लगाया और सूक्ष्म सोचा कि हमारे पास दो नदी हैं, दजला फरात, उस नदी के माध्यम से हम व्यापार कर सकते हैं और सामान को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। माल को पशुओं की पीठ पर रख कर ले जाना बहुत कठिन था तथा पशुओं के चारे पर भी बहुत खर्चा आता था। शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ नहीं उठा सकती थी, जिसके कारण जल परिवहन सबसे सस्ता तरीका है तथा फरात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध थी। दजला फरात दोनों नदी है वहाँ पर, दोनों नदियों से व्यापार किया जाता था, लेकिन ज़्यादातर फरात नदी से ही व्यापार किया जाता था, इसलिए उसे विश्व मार्ग के नाम से संबोधित किया गया था।